प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है जी। और स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर है या कोई भी, यानी कि आपकी लेवल है, चीज़ें सेम ही होती हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसमें है जी डिफरेंट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। इनके जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको प्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड हैं। 2 वाला हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये हम सारा एक ही दफ़ा आप कवर करेंगे, ठीक है। आगे ये क्लास लिमिट है, फ्रीक्वेंसी है, लेंथ है, यानी जो थ्योरी से रिलेटेड है ना क्वेश्चंस, वो हम देखते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में डिफरेंट जो मेथड्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप अपनी बुक को ही देख लें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, ठीक है, इस तरह। उसके बाद हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आ जाता है जिसमें लेस दैन और ग्रेटर दैन दोनों तरह की आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सिंपल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ, कंपोनेंट बार ग्राफ या सब डिवाइडेड बार ग्राफ आ जाएगा। ये सारा अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास पाई चार्ट आ जाता है जिसमें सर्कुलर फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हिस्टोग्राम आ जाता है जो कि असल में सिंपल बार ग्राफ या मल्टीपल बार ग्राफ की ही तरह होता है, लेकिन इसमें ये एडजेसेंट होती हैं, जो रेक्टेंगल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसी के अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी हिस्टोग्राम से रिलेटेड ही होगी, हिस्टोग्राम से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। इसी से हम स्क्यूनेस का भी पता चला सकते हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो क्या होती है, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये लास्ट पे जो 2 टॉपिक्स आएंगे हमारे पास, स्कैटर प्लॉट्स और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे, जिसमें 2 वेरिएबल्स को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। तो जो टॉपिक है हमारा वो है जी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो जो हमारा यानी टॉपिक है वो पहला जो हम लेके चलेंगे वो है सिंपल बार डायग्राम या मल्टीपल बार डायग्राम। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। हम डाटा को डायग्राम में लिखना या ग्राफ की शक्ल में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इस चैप्टर का बेसिकली जो मकसद है ना वो ये है, ठीक है। क्योंकि ग्राफ में या शक्ल में डाटा जो लिखा होता है उसे समझना आसान होता है। सड़क पर हम जब जाते हैं तो मुख्तलिफ तरह के इशारे आपने देखे होंगे। अगर कहीं आप पहले अगर आपने ना नोट किया हो तो अब आप नोट कीजिएगा कि जहाँ आप पार्किंग वगैरह करनी हो वहाँ पर ऐसे सर्कल के अंदर पी लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पार्किंग की जा सकती है, और अगर ऐसे पी के ऊपर क्रॉस हो उसका मतलब है यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं की जा सकती। ऐसे ही रोड के ऊपर इस तरह का ये एक सिंबल बना होता है, इसका मतलब होता है कि ये राउंड अबाउट है, यहाँ से आप टर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। तो डाटा को डायग्राम की शक्ल में लिखने से क्या फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, हमें बड़ी आसानी के साथ चीज़ की समझ आ जाती है, ठीक है। जैसे ये यहाँ एक मिसाल दी गई है सिंपल बार डायग्राम की, कि ये एडमिशन्स एक तरफ और दूसरी तरफ क्लासेस हमने ले ली। तो यहाँ से हमें बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जो सबसे ऊंची ये रेक्टेंगल है एफएससी की, इसका मतलब है एफएससी में एडमिशन्स सबसे ज़्यादा हुए हैं, आईसीएस में उससे कम हुए हैं और एफए में सबसे कम हुए, यानी हमें बड़ी आसानी के साथ शक्ल देखकर समझ आ गई। तो जो सिंपल बार डायग्राम, ये सिंपल बार डायग्राम भी है, तो इसमें ये थोड़ी विड्थ कम ज़्यादा हो गई है। इनके दरमियान जो फासला होता है वो एक जैसा होना चाहिए, और इनकी चौड़ाई भी एक जैसी होनी चाहिए। जब आप बनाएंगे तो प्रॉपर आपने स्केल वगैरह यूज़ करके इसको बनाना है। तो ये जब हमारे पास सिर्फ एक कैटेगरी को दिखाना हो तब हम सिंपल बार डायग्राम को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या हुआ, क्या फ़ायदा है कि जब
हमें डाटा को यानी आसानी से डाटा समझ आ जाता है ज़्यादा और प्रेजेंटेबल हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में हमें समझ लें दो चीज़ों को जो एक दूसरे से रिलेटेड ही होती हैं, उनको जब हमने कंपेयर करना हो तो हम मल्टीपल बार डायग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये ईयर है और दूसरी तरफ हमने मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ ले लिए हैं, तो यानी इस फिगर से हमें बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ समझ आ रही है कि 2020 है उसमें जो एफ यानी फीमेल हैं वो ज़्यादा थे मेल के मुकाबले में। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास ओरिजिन होती है। और अगर हम 2024 देखें तो इसको देख के हमें पता चल रहा है कि 24 में मेल ज़्यादा और फीमेल एम्प्लॉयज़ की तादाद, ठीक है जी, यानी मेल ज़्यादा है और फीमेल कम है। ये हमारे पास मल्टीपल यानी सिंपल बार की ही एक्सटेंशन कह लें, और इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे आ जाएं, एक और मिसाल देख लें, हमारे पास ये स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, रनिंग, फुटबॉल, हॉकी, और ये प्लेयर्स हैं। तो इसको अगर हमने ड्रा करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल नीचे हम स्पोर्ट्स ले लेंगे, इधर उनकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। तो यहाँ से हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्रिकेट है वो सबसे ज़्यादा लोग खेल रहे हैं, दूसरे नंबर पे हॉकी खेली जा रही है, फिर रनिंग है, और फिर फुटबॉल है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरफ हमने फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। ये एरो लगा देते हैं। आगे आ जाए तो ठीक है, यही मल्टीपल बार डायग्राम ही है हमारे पास। तो मल्टीपल बार डायग्राम तब यूज़ होती है जब हमारे पास एक से ज़्यादा कैटेगरी हों, जैसे ये सब्जेक्ट्स हैं और दो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है फॉर टू और मोर। ठीक है, कैटेगरी होता है, ये बार ग्राफ की तरह ही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको ड्रा करें, नीचे मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री आ जाएगा, और इधर हम इनके मार्क्स देकर उसके हिसाब से ड्रा कर लेंगे। जैसे मैथ में 90 है तो ये 100 है, तो तकरीबन इसके हाफ में आ जाएगा 90, तो ये आ गया 90। और यानी अलीम के लिए हम 100 है तो उसके ऊपर आ जाएगा, दोनों को मिला लेंगे। जब ऐसे आप इसको आपने डिफरेंटली हाईलाइट करना हो तो ये दोनों को डिफरेंट करने के लिए ना आपने, और फिर यहाँ पर आपने बताना भी होता है कि आपने ये क्या किया है। ठीक है, मसलन कि जो रऊफ़ है उसके लिए हमने जो लाइनें लगाई हैं ना वो इस तरह की हैं। ठीक है, ऐसे आपने शो करना है। और जो अलीम है उसके लिए हमने डॉटेड लिया है, यानी कि ठीक है, इसे इन ग्राफ पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि ये चीज़ अलीम को ज़ाहिर कर रही है, और दूसरी चीज़ यानी जिसमें सिंपल लाइनें हैं वो रऊफ को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मल्टीपल बार ग्राफ, जिसमें हमें एक से यानी सेम कैटेगरीज को ही आपस में कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएं आप आगे, तो हमारे पास कंपोनेंट बार डायग्राम जो है ना आ जाती है, कंपोनेंट बार चार्ट। ठीक है, तो अब ये समझ लें हमारे पास ग्रेड्स हैं ए बी सी, और बॉयज़ और गर्ल्स हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है, कंपोनेंट बार डायग्राम को हम सब डिवाइडेड चार्ट भी कहते हैं, सब डिवाइडेड चार्ट या डायग्राम। ठीक है, इसमें भी यानी इसको हम यानी कि मल्टीपल बार डायग्राम पे भी शो कर सकते हैं, और इस तरह भी शो किया जा सकता है। इसमें ये होता है कि जो ग्रेड्स हैं उनका टोटल कर लें, ए का भी टोटल, बी का भी टोटल, सी का भी टोटल, एक तरफ ग्रेड्स ले लिए, एक तरफ उनकी फ्रीक्वेंसी ले ली। अब पहला 40 है तो ए को हमने 40 तक ड्रा कर लेना है,
बी 50 है 50 तक ड्रा कर लें, और सी भी 50 है 50। ऊपर ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब देखें जो पहला बॉयज़ है ना वो है 25 तक, तो उसके लिए हमने डिफरेंट लाइनिंग यूज़ करनी है। तो और ये आपने यहाँ पर बताना भी है यहाँ पर, ठीक है, कि जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ के लिए हमने जो लाइनिंग यूज़ की है वो इस तरह की है, और जो गर्ल्स हैं उसके लिए जो हम लाइनिंग यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह की है, ठीक है। तो दूसरे में पहला बॉयज़ 30 तक है, तो इसको 30 तक आपने लगा लेना है और यहाँ पर इस तरह की लाइनिंग लगानी है, ठीक है। और जो बाकी है 20, यानी 30 से आगे 50 तक देखें तो वो 20 ही बनता है, और ये गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स के लिए हमने लाइनिंग ऐसे करनी है। आपकी मर्ज़ी होती है, जिस तरह की मर्ज़ी आप लाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको आपने मेंशन कर लेना है। आप इसके अंदर डॉट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, या ये लाइनें ऐसे की थी तो ये ऐसे की लगा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे सी ग्रेड देखें तो बॉयज़ के 40 तक हैं, पहला 40 तक ले जाएंगे, ठीक है, इधर से। तो और बाकी जो बचेगा 10, वो 40 से आगे 50 तक देखें तो 10 नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास गर्ल्स, और नीचे आ जाएगा बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम। तो अभी तक हमने पढ़ा सिंपल, जिसमें एक ही चीज़ को कंपेयर करना होता है, ड्रा करना होता है। फिर हमने पढ़ा मल्टीपल, जिसमें एक से ज़्यादा, और ये उसी की ही एक्सटेंशन है कंपोनेंट बार डायग्राम, जिसमें हमें कंपैरिजन करना होता है एक से ज़्यादा चीज़ों का, ठीक है। तो इसके बाद इसी का ही एक और एग्जांपल है कंपोनेंट की ही, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास कमोडिटीज़ हैं, वीट, राइस है, शुगर, और उनके ईयर्स दिए गए हैं। इनका टोटल कर लेंगे, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल कर लेंगे, ठीक है। नीचे हमने ईयर्स ले लेने हैं और साइड पे इनकी फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। अब पहला 70 है तो पहले 70 तक इसको आपने ड्रा कर लेना है, ये प्रॉपर स्केल के साथ आपने सारा करना है, ठीक है। फिर दूसरा 80 तक है, तीसरा भी 80 तक है, ठीक है। अब उसमें देखे मैंने लिखा था, इसमें मैंने ऊपर नहीं लिखा, ठीक है, मैंने उसमें बता दिया था कि इसको लिखना ज़रूरी नहीं होता। अब पहला जो है वो 35 तक है, तो पहले को आपने इधर से 35 तक ले जाना है, और नीचे आपने मेंशन कर देना है, ठीक है, कि ये जो इस तरह की लाइनें हैं ये वीट के लिए हैं, इस तरह की जो लाइनें हैं वो राइस के लिए हैं, और जो ऐसे बबल्स हैं, डॉट्स हैं, वो शुगर के लिए, ठीक है। तो इस तरह 19 में पहले 40 तक है, तो 40 तक आपने पहला निशान लगा लेना है, ठीक है, ठीक है, इधर से 40 के बराबर। आगे 30 है तो 40 प्लस 30 70, तो यहाँ इसको आपने 70 तक ले जाना है, ठीक है, और इसकी लाइनिंग इस तरह की हो जाएगी हमारे पास। और उसके बाद जो 10 बचेगा, क्योंकि 80 तक जाना है ना टोटल, तो इसको आप जो है ना वो मल्टीपल बार डायग्राम के ज़रिए भी शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, पहला 50 है, यहाँ से आपने 50 तक ले जाना है, फिर आगे 10 है, 50 प्लस 10 60 तक, बाकी जो 20 बचेगा वो आपका टोटल 80 बना देगा, और इस तरह ये आपका कंपोनेंट बार डायग्राम बन जाएगा, ठीक है जी। सिंपल भी हो गया, मल्टीपल भी हो गया, कंपोनेंट भी, या सब डिवाइडेड भी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी जैसे आपने वो सिंपल बार डायग्राम बनाया और मल्टीपल बार बनाया था ना, बिल्कुल उसी तरह, लेकिन इसमें ये होता है कि जो आपके पास
ये जो रेक्टेंगल होंगे ना उनके दरमियान डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम आपकी बुक को ही फॉलो कर लेना तो उसमें पाई डायग्राम है। चलें पाई देख लेते हैं पहले। पाई पाई डायग्राम या पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट ये क्या है, एक सर्कुलर ग्राफ होता है डिवाइडेड इनटू सर्कुलर रीजन, जिसमें जो डाटा है आपका उसको सर्कुलर रीजन्स में डिवाइड किया गया होता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय डिवाइडिंग टोटल एंगल। अब चूंकि अगर आपको पता हो तो जो सर्कल होता है उसका टोटल एंगल होता है 360। तो अगर हमने किसी भी डाटा को सर्कल में रिप्रेजेंट करना है तो जो भी उसका डाटा होगा उसके एंगल को हमने 360 के साथ पहले इसकी कैलकुलेशन करनी होती है और फिर उसको वहाँ पर ड्रा कर देना होता है। तो इसका तरीकाकार जो है वो हमारे पास ये होता है Q इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट ओवर टोटल मल्टीप्लाई 360। ठीक है, अगर हम आपकी बुक की ही एग्जांपल लें तो ये मिसाल दी हुई है हमारे पास वीट, शुगर कैन, आपकी एग्जांपल भी हो जाएगी साथ ही इसकी। ठीक है, एग्जांपल 2.8। उसके बाद है मेस, उसके बाद है लेंटिल्स। ये है 75, ये है 80, ये है 30 और ये है 15। तो ड्रा करने के लिए क्या करना होता है, पहले आपने इसका टोटल कर लेना होता है। टोटल कर लेंगे 75 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 200। तो कैसे करेंगे, 75 ओवर जो है वो टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी 200 और जो एंगल है वो 360। इसी तरह 80 टोटल फ्रीक्वेंसी 200 और जो एंगल है वो है 360। फ्रीक्वेंसी 30 टोटल है उसका यानी 200 मल्टीप्लाई 360। उसके बाद 15 है टोटल 200 मल्टीप्लाई 360। तो इसको हम करें तो 75 मल्टीप्लाई 360 इक्वल पाएंगे और फिर तकसीम 200, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल 135 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में होता है। इसी तरह इनको भी आप कर लेंगे तो ये आएगा 144, ये आ गया 54 और ये आ गया 27 डिग्री। अब अच्छा इसके ड्रा करने का तरीका जो है वो हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले आपने सर्कल ड्रा करना होता है। ठीक है, ये समझ लें हमने सर्कल ड्रा कर लिया, कितनी रेडियस का कोई टेंशन नहीं, जितना मर्जी ड्रा कर लें। ठीक है, सबसे पहले सर्कल ड्रा करना होता है आपने। जो पेंसिल लगानी है ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, सिक्का जो है ना वो कोशिश करें बारीक हो आपका। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक लाइन लगानी होती है, किसी भी तरफ आप लगा सकते हो। ठीक है, लाइन आप किसी भी तरफ लगा सकते हो। तो ये समझ लें हमने पहली लाइन लगा ली। अब जो पहला एंगल है वो है हमारे पास 135। तो अब जो आपका ये होता है ना, इसका ये जो क्रॉस है वो आपने यहाँ पर रखना है और नीचे वाली जो लाइन होती है उसको इस लाइन के ऊपर आना चाहिए और फिर इसके ऊपर हमने एंगल 135 देखना होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ठीक है,
तो आई होप आपको नज़र तो आ ही रहा होगा। अब ये नीचे वाली लाइन बिल्कुल नीचे ऊपर नहीं आ रही, तो ये आप देखें छुप गई है, ठीक है। और इधर से जो इसका ये क्रॉस होता है वो नीचे डॉट के ऊपर होना चाहिए। 135 ये आ गया 130, और आगे 5 लाइनें गिने तो 135 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब इसको हमने खींच लेना है, लेकिन सर्कल के अंदर रहना है हमने, ये ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वीट। ये वीट का आना आ गया। आगे है 144। अब जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है उसके ऊपर रखना है और आगे 144 तक लेके जाना है उसी तरह, ठीक है। क्रॉस इसके डॉट पे आए 144, तो ये नीचे वाली गिनती है, ठीक है। ऊपर वाली उधर से, इधर वाली इधर से। ये आपके पास 40 और आगे 4 नुक्ते 44 यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा, ठीक है। ये 30, ये 40 और आगे 4 लाइनें यहाँ से, ठीक है। तो ये जी, ये आ जाएगा हमारे पास शुगर कैन का, शुगर कैन। उसके आगे जो तीसरा एंगल है हमारे पास वो है 54 का, तो ये जहाँ पर ख़त्म हुआ है इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे 54, ये 50 और आगे 4 लाइनें 54, छोटी 4 लाइनें, ठीक है। ये आ गया आपका, जो लास्ट वाला है वो खुद ही बन जाता है, ठीक है। ये आ गया मेज़, और ये यहाँ पर लेंटिल्स। अब इसको अगर आपने खूबसूरत बनाना है तो इसके अंदर आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं पड़े हुए वरना मैं कर देता, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा पाई चार्ट, जिसको हमने एक एग्जांपल के ज़रिए ड्रा भी करके दिखा दिया, और आपकी बुक की एग्जांपल भी इसके अंदर कवर हो गई, ठीक है। अगर हम आपकी बुक को ही फॉलो कर लें तो सबसे पहले था इसमें जी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कोई एक खसूसियत हम ले लेते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम डाटा को, ऑब्जर्वेशंस को क्या करते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स में उनको ड्रा कर देते हैं क्लासेस के अंदर। डाटा को हम मे बी वन या एक से ज़्यादा क्लासिक करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर देख रहे हों, ठीक है। जब डाटा को हम क्लासिफिकेशन एक करेक्टरिस्टिक की बना पर कर रहे हों तो उसको हम कहते हैं वन वे क्लासिफिकेशन, ठीक है। जब हम डाटा की सिर्फ एक खसूसियत को लेकर चल रहे हों तब वो क्या कहलाता है, वन वे क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टू वे क्लासिफिकेशन। जैसे सिंपल बार डायग्राम होता है ना, उसमें सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक हम लेके चलते हैं और कंपोनेंट में दो को कंपेयर करते रहते हैं। व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड बाय टू करेक्टरिस्टिक एट अ टाइम, जब हम दो खसूसियात को एक ही वक्त में डील करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लासिफिकेशन हो जाएगी टू वे। एग्जाम्पल जैसे आप ईमेल्स होती हैं तो इसमें एक स्पैम वाली ईमेल और दूसरी नॉट स्पैम वाली होगी, तो ये हमारे पास टू वे क्लासिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है थ्री वे क्लासिफिकेशन। अगर हम जब जो हमें डाटा दिया गया है हमने उसकी क्लासिफिकेशन थ्री करेक्टरिस्टिक्स पे करनी है तो वो क्या हो जाएगी, थ्री वे क्लासिफिकेशन। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है तो अब जो दिन है या तो धूप हो सकती है, रेनी बारिश हो सकता है, या क्लाउडी मतलब बादल वगैरह होंगे। ऐसे ही आप कोई टेस्ट करवाते हैं ब्लड का, या तो वो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है न्यूट्रल हो, ठीक है। इस तरह ये इसकी हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद टेबुलेशन है।
टेबुलेशन क्या है? इट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ डाटा, डाटा को किसी खास टेक्निक के मुताबिक अरेंज करना रोज़ में एंड कॉलम्स में, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, ताकि बाद में हम उसका कंपैरिजन कर सकें, एनालिसिस कर सकें, उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकें। ठीक है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ये हमारी मदद करता है जिसमें बड़ी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को हम एक खास स्ट्रक्चर के अंदर डाल लेते हैं और उससे बड़े इजी हो जाता है हमें उसके ट्रेंड्स को, रिलेशनशिप्स को फाइंड करना। टबुलेशन सिंपल भी हो सकती है, डबल ट्रिपल कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, यानी कितनी करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं उसकी बेस के ऊपर हम इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है। टबुलेशन के की फ़ीचर्स क्या हैं जी? हमारे पास इसमें रोज़ होती हैं जो कि क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगी, कॉलम्स जो वेरिएबल्स को या खसूसियात को रिप्रेजेंट करेंगे, हेडिंग जो ऊपर हम जैसे ये नीचे टेबल है तो ये हेडिंग आ जाएंगी। ठीक है। ये हमारे पास रो आ जाएंगी, ये कॉलम आ जाएंगी। ठीक है। Tabulation organizes data in a clear manner, allowing quick analysis of age distribution among students. ठीक है। जैसे ये एक टेबल में दिया हुआ है तो 10 से 12 एज के ग्रुप के 6 स्टूडेंट्स हैं, 13 से 15 की उम्र के 7 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। ऐसे ही 16 से 18 एज के हमारे पास 8 स्टूडेंट हैं, 19 से 21 साल की उम्र के 9 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह इसको यानी कि बड़े आसानी के साथ हम टेबल के फॉर्म में डाटा लिखा हो तो वो हमारे लिए आसानी हो जाती है इसको पढ़ने में, लिखने में वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है टॉपिक। Frequency distribution to extract information from a data set, first and important step is to present compact form। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या है बच्चों? जैसे देखें हमें एक डाटा दिया गया हो, मिसाल जैसे एक डाटा दिया गया है हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मायर, या जैसे हमने अभी एग्जांपल ली ना, तो अगर हमें डाटा यानी पहले वैसे दिया गया था, इसको हमने ये टबुलेशन की फॉर्म में जब लिख लेते हैं ना तो ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास। ठीक है। तो आपकी बुक से ही मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ इसको। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू प्रेजेंट इट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद डाटा को लेना और उसको बड़े अच्छे से एक अच्छी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डाटा इन टेबल which display categories observation according to their magnitude and frequencies। ठीक है। तो यानी कि जो डाटा होता है उसको जब हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम उसको पढ़ना और बताना कि क्या क्या है। जैसे देखा ना 19 से 21 साल की उम्र के स्टूडेंट कितने 9 हैं, तो ये आसानी हो जाती है। ये फ़ायदा होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा हमारे पास, जिसको हम RF कहते हैं। ये प्रोपोर्शन बता रहा होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ, कि कितना प्रोपोर्शन आ रहा है। जैसे हम हेड और टेल एक कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो या हेड आता है या नहीं, मतलब हाँ हमारी पास जो आमतौर पर पाकिस्तान में हम कॉइन टॉस करते हैं उसमें तो या वो बाबा या कायदे आज़म, वो क्या मस्जिद और कायदे आज़म होता है ना, लेकिन आम तौर पर जो स्टैंडर्ड होता है उसमें वो हेड टेल कहा जाता है। तो यहाँ पर समझ लो कि जो हेड है या टेल जब आता है तो उनकी प्रोपोर्शन अगर हम देखें तो 1:1 होता है ना, या हेड आ सकता है या टेल आ सकती है, 1:1। ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने बनानी हो, सबसे पहले जो हमें डाटा दिया गया होता है, जैसे ये आपकी एग्जांपल भी हम साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, कहता हाइट ऑफ स्टूडेंट 30 मई एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन गिवन, मेक अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसमें से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी होती है और मिनिमम वैल्यू ढूंढनी होती है। तो अगर हम इसमें देखें सबसे बड़ी वैल्यू तो वो इधर उसने निकाल के दी हुई है 112 है, और सबसे छोटी वैल्यू 87 है इस डाटे के अंदर। ये 112 और ये 87 सबसे छोटी है। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 112 और मिनिमम वैल्यू आ गई 87। उसके बाद हमने निकालनी होती है रेंज। रेंज बराबर मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 112 है
और मिनिमम वैल्यू 87 है। इनको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 27। उसके बाद हमने देखना है कि हमने क्लासेस कितनी बनानी है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है 1 + 3.3 log ऑफ n। ठीक है, तो 1 + 3.3 log ऑफ n। एन से मुराद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, यानी ये जो वैल्यूज़ आपको दी हुई होंगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आप इनको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास कितनी बनती हैं जी, 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30। तो अब इसको मैं आपके सामने करूँगा। 1 + 3.3 log ऑफ ब्रैकेट 30, तो ये आप देखो तो 5.87 आ रहा है, और इसको अगर हम राउंड करें तो ये 6 बन जाता है। ठीक है, राउंड आप छोटी क्लासों में आपको सिखाया जाता है, अप्रॉक्सीमेट तकरीबन। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होता है इसके लिए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बराबर होता है रेंज बटा नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो रेंज अगर हम देखें तो 25 है, और नंबर ऑफ क्लासेस देखें तो वो 6 है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें 25 तकसीम 6, तो ये हमारे पास तकरीबन 4.16 आ जाएगा। इसको हमने राउंड करके, ये 5 बनेगा तो नहीं, लेकिन 5 बना लेना, क्योंकि 4 का आमतौर पर वफा नहीं होता, 5 का 10 का हम लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने बनानी है तो उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमने अपने डाटा में से देखनी है, मिनिमम वैल्यू देखनी है, उसकी रेंज निकाल लेनी है जो कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू के बराबर होती है। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला 1 + 3.3 log ऑफ n। एन से मुराद नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, यानी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको आपने काउंट कर लेने के वो कितनी है वो यहाँ आ जाएगा। फिर सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना है। उसके बाद क्लास इंटरवल रेंज बटा नंबर ऑफ़ क्लासेस, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसको ड्रा कैसे करेंगे वो देख लें आप। अब सबसे जो छोटी फ्रीक्वेंसी हमने इस डाटा में देखी वो थी 87। ठीक है, लेकिन 86 ले लें, 7 ले लें, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लास लिमिट्स, अब ये आप जब तक पढ़ेंगे ये लफ्ज़ बार बार आएंगे तो पहले ही देख लें। क्लास लिमिट्स वो होती हैं जिसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू इंक्लूड होती हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, जैसे ये है ना 86 89, आगे ये समझ लें सेम नहीं होती ना, इसको क्लास लिमिट कहा जाता है, और इसमें ये दोनों वैल्यूज़ शामिल होती हैं। और अगर हम क्लास बाउंड्रीज की बात करें तो उसमें ये जो लास्ट वाली वैल्यू है वो इस फ्रीक्वेंसी में शामिल नहीं होती, वो अगली क्लास में जाके शामिल होती है। ठीक है, ओपन एंड क्लासेस क्या होती हैं? टेबल वेयर वन और बोथ एंड ऑफ द क्लासेस आर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, जहाँ पर यानी ओपन समझ लें छोड़ दिया जाए। अगर मैं आपको यहाँ से ही दिखाऊं, ये बिलो 5, अब हमें नहीं पता बिलो 5 कितना है, तो ये ओपन एंड क्लास है। इसी तरह लास्ट पे 75 एंड अबव। ठीक है, यानी लिमिट कर दिया ना, बिलो के 5 जाई जो और ये ऊपर जाई जो। ठीक है, उसके साथ हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चले देखते हैं वो, तो ये आपको समझ आ गई। क्लास लिमिट्स में बहुत वैल्यूज़ शामिल होंगी, शुरू वाली एंड वाली। बाउंड्रीज में लास्ट यानी जो अपर लिमिट वाली वैल्यू होगी वो शामिल नहीं होती। इधर वाली वैल्यू को लोअर लिमिट कहते हैं और इधर वाली वैल्यू को अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये आई होप आपको पल्ले पड़ गया होगा। अगर कुछ समझ आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, देख के भाग जाते हैं, बड़े कंजूस लोग हैं आप। अच्छा जी, तो ये हमने चूँकि 5 का वक्फ़ा बनाया है तो 87 से कुछ इतना लॉजिक नहीं बनना था, तो 6 से बना लिया हमने। देखें 86 87 88 89 90, 5 का वक्फ़ा बन गया, इसलिए 86 लिया। 7 से वो फिर इस तरह होल वैल्यू, मतलब
डाटा थोड़ा अच्छा प्रेजेंट नहीं होना था, इसलिए सिर्फ 86 लिया और कोई लॉजिक नहीं। आप चाहें तो 87 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज बनानी है तो बना लें। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो पहली वैल्यू है उसमें से 0.5 कम करना होता है। ये देखें 86 माइनस 0.5 माइनस कर देना है, और जो आगे वाली है उसमें 0.5 ऐड करना होता है, यानी 90 में 0.5 ऐड कर देंगे तो इस तरह ये बन जाएगी। फिर आगे इसको ऐसे ही नीचे ले जाना होता है, और इधर से जो आगे वाली है उसमें 0.5 लगा देने, या जो पहली के साथ किया वही कर लो, ठीक है। और वाइस इमराद यहाँ पर आई थिंक मिड पॉइंट लिया गया है 86.790 तकसीम 2, ठीक है। वाई जो है वो हमारा यहाँ पर मिड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को जमा करके 2 से डिवाइड कर देना है। ये देखें 86 प्लस 90 इक्वल दबा देंगे तकसीम 2। एक गलती जो बच्चे करते हैं 86 जमा 90 तकसीम 2 ऐसे इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। ये देखें क्या आ रहा है, पहले ऐड करना है और फिर इक्वल दबा के फिर इसको डिवाइड करना है। अब टैली मार्क्स लगाए गए हैं, ये कैसे लगाए जाएंगे गौर से देखें। टैली मार्क का तरीका ये होता है, जो पहली वैल्यू है वो है 91। अब आपने देखना है कि 91 किस खाने में आ रही है, तो 91 दूसरे खाने में आ रहा है। इसके आगे में आपने क्या लगाना है, एक लाइन लगा देनी है, इसको कहते हैं टैली मार्क, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू देखें 89 है। 89 जो है वो 86 और 90 के अंदर कहीं पे आएगी, तो इसके आगे भी एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे 88 है, यहाँ से आपने काटते जाना है वैल्यूज़ और वहाँ पर निशान लगाते जाना है। 88 भी इसी खाने में आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने उधर से वैल्यूज़ काटते जाने हैं और इधर निशान लगाते जाने हैं। जब हमारे पास 4 लाइनें हो जाएं तो 5वीं लाइन इसके ऊपर लगानी होती है, ठीक है। ये लाइन जो होती है वो आप समझ लें, ये 4 लाइनें जब हो जाएं, 5वीं आप ऐसे भी लगा सकते हो। कुछ बुक्स में आप देखोगे ऐसे लगाई होती है और कुछ बुक्स में आप देखोगे ऐसे लगाई हुई है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मतलब ये होता है कि यहाँ पर 5 फ्रीक्वेंसीज है बराबर हो गई हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो आप इसकी फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। उसके बाद ये होता है कि जो जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी आई होगी उसको आपने क्या करना है, यानी जो लाइनें लगी होंगी टैली मार्क्स उनको आपने काउंट करके आगे लिख देना है, ठीक है। यानी कि ये 6 लाइनें होंगी ना, 4 लाइनें नीचे, 5वीं इसके ऊपर काट लगा हुआ है और ये डालेंगे तो 6 हो जाएंगी। ऐसे ये 4 लाइनें, ये दोनों पे काट लगा हुआ है, मतलब 5 5 10, और इनको टोटल करेंगे तो ये जो टोटल आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी ये उतनी आ जाएगी, ठीक है। ये आगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी। आगे अगर आपने उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, जो हमने पीछे पढ़ा कि ये प्रोपोर्शन ज़ाहिर कर रहा होता है कि इस यानी 86 से 90 के दरमियान जो वैल्यूज़, आप अगर हम डाटा देखें किस चीज़ का हाइट है, तो यानी कि 86 से 90 के लिमिट के अंदर जो स्टूडेंट्स की हाइट है वो 6 है। और अगर हम 30 के लिहाज से उसकी प्रोपोर्शन देखना चाहें तो उसका तरीकाकार क्या होता है, यानी इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी तो उसका तरीका ये होता है कि ये हमने 6 ले लिया, इसको डिवाइड कर देना टोटल फ्रीक्वेंसी से, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह 4 को टोटल से डिवाइड करेंगे, इस तरह यानी प्रोपोर्शन हमें मिल जाता है कि इस रेंज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन क्या है। यानी पहले का 0.2% है, ये 0.1 है, ठीक है। तो आगे अगर हम आपकी बुक को फॉलो करें तो यहाँ पर डिस्क्रीट ये आपकी एग्जांपल नंबर, ठीक है, 1.2.1 कवर होगी इसके अंदर। तो डिस्क्रीट डाटा क्या होता है ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं, उसकी भी इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने बनाई हुई है। डिस्क्रीट डाटा से मुराद होल नंबर वैल्यूज़ होती हैं। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो या हेड या टेल यानी 1 1 दोनों के चांस होते हैं, ये डिस्क्रीट डाटा होता है हमारे पास। जबकि वेट जो है वो कॉन्टीन्यूस डाटा होता है। हाइट जो हमने पढ़ा ये भी कॉन्टीन्यूस डाटा है।
ठीक है, क्योंकि वेट पॉइंट में आ सकता है, जबकि हेड और टेल की वो जो प्रोबेबिलिटीज़ है ना वो 1-1 होती है, वो पॉइंट में नहीं होती। ठीक है, कैटेगोरिकल डाटा जिसमें कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं, जैसे मेल फीमेल है, ठीक है, पास फेल है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे एग्जांपल दी हुई है, ऑब्जर्वेशन अबाउट द नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज फ्रॉम 20 इक्वल साइज और अवेलेबल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने हैं। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमें वो क्लासेस वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा डाटा है। ठीक है, यहाँ डाटा की लिमिट देखो ना बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अगर हम 115 तक इस तरह लिखना चाहते तो पता नहीं वो पूरा पेज भर जाना। ये चूँकि 4 तक फ्रीक्वेंसी बन रही है तो सिंपल इधर एक्स आगे, अब 1 है तो 1 के सामने एक लाइन लगा देंगे, फिर आगे 2 है 2 के सामने एक लाइन लगा देंगे, फिर 4 है 4 के सामने एक लाइन, इधर से काटते जाएंगे इधर लगाते जाएंगे, ये आएगा टैली या टैली मार्क्स भी कहते हैं इसको। उसके बाद इनको आपने काउंट करने, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, ये फ्रीक्वेंसी बटा इनका टोटल, ऐसे ये सारा हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका टोटल हमेशा 1 आएगा। ये एमसीक्यूज़ के लिए अपने दिमाग में बिठा लें। ठीक है, ओपन एंड क्लासेस मैंने बता दिया कि जिसमें यानी यहाँ पर लिमिट नहीं दी होती लास्ट पे और शुरू में। बच्चों कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये अगले चैप्टर में भी, वैसे हम जब मीडियन वगैरह करेंगे तो आप फ़िलहाल अभी देख लें। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको हमने वैसे लिखना होता है, आगे वाली फ्रीक्वेंसी में उसको ऐड कर देंगे तो वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। जो आंसर आएगा उसको उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको उससे आगे वाली में ऐड कर देंगे, जो आएगा उसको। ठीक है, ऐसे चलते जाना है। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म CF भी होती है हमारे पास। ठीक है, तो आगे इसको ये हम चलाते हैं अभी। ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा उसके अंदर। तो सिंपल बार हो गया, मल्टीपल हो गया, पाई हो गया। अब आ जाए जी हिस्टोग्राम पे। ठीक है, तो हिस्टोग्राम पे हम आ जाते हैं। हिस्टोग्राम मैंने जैसे बताया सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार की ही एक्सटेंशन होती है, लेकिन इसमें तमाम जो रेक्टेंगल्स होती हैं वो एडजेसेंट होती हैं, मिली हुई होती हैं। इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है, यानी हिस्टोग्राम के लिए। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय वर्टिकल बार्स अगेंस्ट एडजेसेंट क्लास इंटरवल्स। एक्स एक्सिस पे हम क्लास बाउंड्रीज भी लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के लिए भी हो सकती है और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के लिए भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक स्कूल का स्टाफ है, उसकी एजेस दी हुई हैं हमें, 20 से 29, 30 से 39, 40 से। ये अगर आप बताएं तो मैं एक सेकंड का वक्फा करता हूँ, ये क्या है, क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं? जी शाबाश, ये लिमिट्स हैं, ये बाउंड्रीज हमने बनानी है, वैसे आगे लिखा भी हुआ था। ये सेम हो तब ये बाउंड्रीज होती हैं। तो क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे, 20 में से 0.5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5, और जो आगे है उसके साथ हमने 0.5 लगाना होता है। इसी को नीचे ले आएंगे, इधर से जो आगे है उसके साथ 0.5 लगा देंगे, यही नीचे आ जाएगी इधर से, यानी लिमिट से हमने आगे बाउंड्रीज बनानी होती है। 49 के साथ 0.5 लग जाएगा, यही नीचे आ जाएगा, और इधर से 59 के साथ 0.5 लगा देंगे, यही नीचे आ जाएगा, और इधर से 69 के साथ 0.5 यही नीचे, और इधर से 79 के साथ 0.5 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको ड्रा कैसे करेंगे, इस तरफ हमने इसकी फ्रीक्वेंसी ले ली और इस तरफ हमने बाउंड्रीज ले ली। अब जो पहला है 19, ठीक है, इधर ये मैंने लिख ली है पहले ही, क्लास बाउंड्रीज इधर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये चूँकि ज़ीरो से शुरू नहीं हो रहा, इसलिए हम इधर ऐसे दो लाइनें, यानी जब आप ग्राफ बनाएंगे ना ऐसे, तो इधर से ऐसे थोड़ा सा आपने
गैप दे देना, इसका मतलब होता है कि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसको हम ग्राफ ब्रेक भी कहते हैं। अब 19.5 से 29.5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इधर से 3 के इक्वल आपने ये ऐसे ड्रा कर लेना है। उसके बाद जो 29 से 39 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो आपने इसको यहाँ से इधर से 5 के इक्वल ड्रा कर लेना है। सही है, ऐसे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 4 है, तो इसके एडजेसेंट ही रहना है, आपने साथ साथ मिला के बनानी है। 4 तकरीबन समझ लें यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 है, 6 वाला इससे ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, 5 और ये 6। ये वक्फा बिल्कुल सेम होना चाहिए सबका, इधर से भी खाने जो है बॉक्सेज हैं सेम, और इधर से भी। अगर तो ग्राफ पेपर हो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे आपको बना के दिखाऊंगा ना, तो वो इतना वाजे नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, ग्राफ पेपर पे पैसे लगेंगे, तो मुझे कौन सा आपने पैसे देने, ठीक है। ओके जी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 7 है, इससे थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे 7, मुफ्ते में जितना होता है ना करते जाएं। ये आ गया 7, ठीक है। और लास्ट वाला 1 है, तो उसको मैं वैसे इधर से 1 ऐसे कर देता हूँ। लें जी, ये बन गई हमारे पास हिस्टोग्राम। इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। हमें डाटा दिया गया था, हमने उसकी बाउंड्रीज बना ली, और फिर बाउंड्रीज को एक तरफ रखा और इस तरफ फ्रीक्वेंसी को रखा, और हमने उसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर लिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अच्छा, अब जो एक और चीज़ है, हिस्टोग्राम को अगर हम यूज़ करें तो उससे हम मॉड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इसके ज़रिए मैथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक यानी जो मीन्स है वो मालूम नहीं कर सकते। अब कैसे मालूम कर सकते हैं, अगर हमने मीडियन मालूम करना हो इसी डाटा से, ठीक है। ये थोड़ा यानी एडवांस लेवल आपके लिए हो जाएगी चीज़ें, तो देख लें। उसका तरीकाकार ये होता है कि ग्राफ में मोड मालूम करने के लिए जो सबसे बड़ा बॉक्स है ना, उसका आपने क्या करना है, ये मैं आपके सामने करता हूँ। जो सबसे बड़ा बॉक्स है उसको आपने एक कोने को उसके ऑपोजिट साइड से मिलाना है, यानी इधर, और दूसरे कोने को दूसरी साइड पे मिलाना है, ठीक है। ये मिल गया। जहाँ पर दोनों काटते हैं उसको बिल्कुल आपने नीचे परपेंडिकुलर बना लेना है, ठीक है। वो जो परपेंडिकुलर आप गिराएंगे नीचे, वहाँ जो वैल्यू बनेगी एक्स एक्सिस पर, वो आपके मॉड की वैल्यू होगी। यानी अगर ये 59.5 है, तो तकरीबन इसमें अगर हम मॉड निकालें तो वो 60 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हिस्टोग्राम का अगर आपको डाटा दिया गया हो, उससे आप मॉड की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी तरह जो हिस्टोग्राम है वो हमें स्क्यूनेस के बारे में भी बताता है कि ये डाटा जो है पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है। तो बच्चों, उसका तरीकाकार ये होता है, अगर तो शुरू में जो डाटा है वो कम था, बाद में आस्ते आस्ते ज़्यादा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। और अगर शुरू में ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, उसको हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। जैसे ये देखें, पहले डाटा ज़्यादा हुआ है और फिर कम हो गया, अगर इसके हम ऐसे डॉट्स मिलाएं तो ये इस तरह का कर्व बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिवली। और नेगेटिव स्क्यूड क्या है, शुरू में ज़्यादा कम था, बाद में ज़्यादा होता गया ऐसे, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। तो जो हिस्टोग्राम है उससे हमें डाटा के स्क्यूनेस का भी पता चलता है कि डाटा जो है वो हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है कि नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो ये हमारी हिस्टोग्राम जो है वो कवर हो गई। उसके बाद हिस्टोग्राम के साथ ही जो रिलेटेड है आपकी एग्जांपल है, वो भी हल्का लें साथ ही।
अच्छा, तो सिंपल बार डायग्राम ये हम सीख चुके हैं, ये आप कर रहे होंगे। मल्टीपल बार डायग्राम ये दी हुई है आपको। एक लोकेलिटी है, लोकेलिटी 1 2 3, और ये उनके ईयर्स दिए गए हैं। तो सिंपल हम एक तरफ जो है इसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे और लोकेलिटी ऊपर शो हो जाएगी और नीचे ईयर्स ले लेंगे। ठीक है, ये देखें 1987, 88, 89, और इस तरफ हमने। अच्छा, ये जो लेना होता है इसका तरीकाकार ये होता है बच्चों कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना वो सारी कवर होनी चाहिए, यानी आपने इतना डिस्टेंस रखना है। मसलन अगर आप देखें ना तो ये हंड्रेड्स में वैल्यूज़ हैं सारी। तो यहाँ जो हमने वक्फा लेना है वो भी आपने कोशिश करनी इस तरह का लें कि ग्राफ छोटा सा ही बन जाए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ 200 का वक्फा लिया गया, आप 300 का ले सकते हैं, 100 का ले सकते हैं। 100 का लेंगे ग्राफ थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो जो पहली लोकेलिटी है ना उसमें 1987 में 500 लोकेलिटी, यानी 1987 लोकेलिटी 1 जो है वो 500 तक है। तो ये 4 और 6 के दरमियान ही आ गया 500। और यहाँ हमें ये बताया गया है कि ब्लैक जो है लोकेलिटी 1 है, और जो इस तरह की लाइनें हैं लोकेलिटी 2 है, और जो ऐसे बॉक्स बने हुए हैं वो लोकेलिटी 3 है। ठीक है, तो 1987 में अब जो लोकेलिटी 1 है वो 500 तक है, और अगर दूसरी देखें वो 600 है। लोकेलिटी 2 जो है वो 600 तक, और तीसरी 800 तक है। इसी तरह 88 में आ जाएं तो पहला जो है वो 600 तक होगा, दूसरा 700, और ये 400। ये मैंने आपको जो अपने पेपर हैं उनमें ये चीज़ें दिखा दी हैं। ठीक है, अब आपको ये इतना कोई इशू नहीं है। पहला 800, फिर 700, फिर 500। तो कैल्टी 89 में है तो पहला, अच्छा इधर है 89, इधर ऐसे नीचे को 200, 400 और 500। पहला 200 है तो यहाँ से ये 200, फिर 500, और फिर ये 2 4 5। ठीक है, 2 4 और 5। और यहाँ हमने बता दिया कि ये लोकेलिटी 1 के लिए, ये 2 के लिए, और ये 3 के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट या बार डायग्राम भी हमने कर लिया, इसकी एग्जांपल भी कर लें साथ ही। कहता है 500 पीपल ऑफ ब्लड ग्रुप ए, 300 ब्लड ग्रुप बी के हैं, और 400 ब्लड ग्रुप ओ के हैं। आफ्टर क्लासिफिकेशन इट ऑब्जर्व दैट काइंड 1 देर वर 200 फीमेल, और काइंड 2 के लिए 100 फीमेल हैं। फॉर काइंड 3 200 फीमेल। इसके लिए हमने डायग्राम बना दिए हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास काइंड 1 और काइंड 2। ठीक है, तो यहाँ बताया कि जो ऐसे लाइनें हैं वो फीमेल के लिए हैं, और जो दूसरी लाइनें हैं वो मेल के लिए हमारे पास। ठीक है, 500 देर आर 500 पीपल ऑफ ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, काइंड 1 में 500 ब्लड ग्रुप ए है, 500 लोगों का ब्लड ग्रुप यानी कि। ठीक है, जिसमें 300 ऑफ द ब्लड ग्रुप बी काइंड 2, और 400 जो है वो ब्लड ग्रुप। अब ये समझ लें यहाँ पर हमने इसको ड्रा कर लिया जो पहली इंफॉर्मेशन थी। और फिर क्लासिफिकेशन के बाद क्या है, काइंड 1 200 फीमेल और 100 मेल। ठीक है, 100 फीमेल। तो ये देखें काइंड 1 200 फीमेल, फॉर काइंड 2 100 फीमेल, एंड फॉर काइंड 3 देर वर 200 फीमेल्स। इसको देखें तो इट वाज ऑब्जर्व दैट फॉर काइंड 1 200 फीमेल, ये काइंड 1 के लिए 200 यहाँ पे आ गई फीमेल। ठीक है, यहाँ पे 200 के इक्वल। उसके बाद फॉर काइंड 2 के लिए 100, और काइंड 3 के लिए 200 फीमेल। ठीक है, यानी बाकी फिर इसमें क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। क्योंकि पहले में अगर हम देखें ना
उसमें यानी 500 थे ग्रुप ए के, और 300 जो हैं वो बी के लिए हैं, ठीक है, काइंड ए में। तो 500 बाकी यानी 500 पूरा करने के लिए यानी 200 फीमेल थे तो 500 मेल थे, वो फिर टोटल 700 तक चला जाएगा, ठीक है। और दूसरे में यानी फीमेल जो काइंड 2 की 100 थी और इधर से 300 थी, तो 100 और 300 ये टोटल 400, इसी तरह ये बन जाएगा। और पाई का तो मैंने वैसे आपको समझा दिया। अब हिस्टोग्राम की एग्जांपल पे आ जाएं तो हमें ये एग्जांपल कहता है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, और ये स्टेप्स ले लें नीचे, यानी ये आ जाएगी हमारे पास उसकी क्लास बाउंड्रीज, और फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर 10 तक है। तो ये सिंपली ड्रा करके दिखा दिया हमें। आगे एग्जांपल नंबर 9 है, कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 51 मेंबर्स। इसके लिए हिस्टोग्राम बनाना है। आप हमें बाउंड्रीज बना के दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी बनाने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी बेस पर हम बना सकते हैं वैसे, ठीक है। तो एक तरफ अच्छा, एक और चीज़, अगर आपने ये नहीं बनाना तो उसके लिए फिर ये होता है हमारे पास कि मिड पॉइंट्स ले लें, जो आपके पास क्लासेस दी हुई हैं ना, उनका मिड पॉइंट्स लेके भी इसको ड्रा कर सकते हैं, यानी 2 + 4 6 का 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो किया गया है कि यहाँ पर विड्थ देखी गई है कितनी, 4 में से 2 2, 8 में से 4 4, और फिर इसको यानी फ्रीक्वेंसी को इनके साथ डिवाइड करके इसको नीचे विड्थ ले ली गई है और एक तरफ फ्रीक्वेंसी ले ली गई है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के ये ग्राफ बना लिया गया, ठीक है। तो आगे आ जाएं। हिस्टोग्राम से ही हम दो ग्राफ आगे बना सकते हैं, एक को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और दूसरे को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी यानी समझ लो हमने हिस्टोग्राम बना लिया है। अब इसकी जो यानी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर अगर हम क्या ले लें, इनके यहाँ पर डॉट मिड पॉइंट्स ले लें और उनको आपस में स्केल के साथ मिला दें। अगर हम स्केल लें और स्केल के साथ इसके मिड पॉइंट्स को मिला दें तो वो हमारे पास बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। और अगर हमारे पास हिस्टोग्राम है और उसके मिड पॉइंट्स लेके हम उसको हाथ के साथ ऐसे मिला दें, ठीक है, तो वो बन जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और कर्व में क्या फ़र्क है कि पॉलीगॉन को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हमने स्केल के साथ ड्रा करना होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व को हमने सिंपल फ्री हैंड के साथ ड्रा करना होता है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसको हम हिस्टोग्राम के बगैर भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, फिर हम उसका मिड पॉइंट लेंगे और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके उसको उसके हिसाब से हम ड्रा कर ले सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मकसद क्या होता है, ये हमें जो शेप होती है और ट्रेंड होती है डाटा का उसके बारे में बताता है। ट्रेंड सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यूड भी हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह, बाकी हम निकाल लिए। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को डायरेक्टली बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास दो क्लासेस हमने एक्स्ट्रा बनानी होती हैं। अगर हमें डाटा दिया हो या ना उसमें दिया हो, जिसको हम ओपन एंड क्लासेस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमें एक डाटा दिया गया और हमें कहा जाता है जी इसका वो बना के दिखाएं, आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के दिखाएं। तो इसके लिए हमें शुरू और लास्ट पे एक क्लास एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है। उसका मकसद ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसको क्लोज होना चाहिए, तो उसको क्लोज करने के लिए यानी कि ज़ीरो पर ग्राफ के साथ मिलाने के लिए तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे ये 20 है तो हम यहाँ एक क्लास एक्स्ट्रा बनाएंगे, यहाँ कोई ठीक है। मसलन मैं लिखता हूँ 20 है तो मैं लिखूँगा बिलो 20, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट पे ये 79 है तो मैं लिखूँगा अबव 79। अब ये हमें यानी समझ लें कि एक डाटा दिया गया है और हमें कहा गया जी, ये समझ लें कि कुछ क्या इसकी मिसाल लेंगे, चलें
पहले इसकी क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं क्योंकि हम डायरेक्टरी बनाने लगे। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका क्या होता है, अब बिलो 20 समझ लें कि ये कुछ लोगों की एजिज़ कह लो, चलो एजिज़ कह लो, तो बिलो 20 यानी समझ लो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है और अबव 79 भी 0 है। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज भी नहीं बनेगी, मिड पॉइंट्स भी नहीं आएगा। तो क्लास बाउंड्रीज जैसे मैंने पहले बताया आपको बनाने का तरीका क्या होता है, 20 है ना 0.5 कम कर देंगे और आगे वाले के साथ 0.5 लगा देंगे। 29 है 0.5 कम करेंगे तो 30 है ना, तो 29.5 आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको यहाँ ले आएँ, ये इस तरह भी हो जाता है और ये आ गया 39.5, यही इधर आ जाएगी। आ गया 49 तो 49.5, यही इधर आगे वाले के साथ 0.5 लगा देंगे, यही नीचे इधर से 0.5 लगा देंगे, यही नीचे आगे वाले के साथ 0.5 लगा देंगे। मिड पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जमा करेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे 20 प्लस 29 इक्वल दबाएंगे तकसीम 2। ठीक है, 29 24.5, ऐसे 30 प्लस 39 डिवाइड बाई 2 34.5। तो ये आप चूँकि एक तरतीब के साथ आ रहा है तो आगे आ जाएगा 44.5, 55.5, 69, 65.5 और 74, 64.5 और 74.5। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। शुरू और लास्ट में हमने क्या कर लिया जी, एक एक क्लास एक्स्ट्रा बना ली हमने। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लें, इस तरह भी बना सकते हैं कि यानी अगर हम यहाँ देखें तो 10-10 का वक्फा है, तो पीछे एक क्लास हम एक्स्ट्रा बना लेंगे और आगे भी, और उनकी फ्रीक्वेंसी हमने 0-0 रख लेनी है क्योंकि वो हमारे पास कोई भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी। तो इसकी 9.5 19.5 यही नीचे आ जाएगा 19.5 और आगे वाले के साथ 0.5 लगा देंगे, यही नीचे आ जाएगी और आगे वाले के साथ 0.5 लगा देंगे, यही नीचे ले आएंगे और आगे वाले के साथ 0.5 लगा देंगे, यही नीचे और इधर से। ठीक है, यही नीचे, ये पीछे वाला ही डाटा है। ठीक है, जो पीछे दिया है ना, ये क्लास जो शुरू और लास्ट पे बनाई है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जब हम बनाएंगे तो हम ये बनाएंगे, परेशानी होना सवाल जब करेंगे ना, तो इसका मकसद क्या होता है, ग्राफ हमारा क्लोज हो जाए। ठीक है, 79.5 और इधर से 89.5 और ये इसका मिड पॉइंट्स ले लिए हमने। मिड पॉइंट्स को नीचे ड्रा कर लेंगे। ठीक है, मतलब पहला आ गया 14.5, दूसरा आ जाएगा 24.5, फिर 34.5, ये आ गया हमारे पास 44.5, ये आ जाएगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स में नीचे ड्रा कर रहा हूँ, इस तरफ फ्रीक्वेंसी ले ली हमने 54.5, 64.5, 74.5 और 84.5। यही काम हमने इस तरफ भी ड्रा कर लेना है, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5 और 84.5। ठीक है, अब ये दो क्यों बनाए हैं अभी बताता हूँ। ठीक है, आप समझ लें जो पहला है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो वो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी 14.5 पे 0 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है 19 से, यानी 24.5 पे फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 3, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद 34.5 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, तो तकरीबन
और अगर मैं ऐसे कर लूँ तकरीबन ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 744 पे है 7, तकरीबन ये आ जाएगा। आगे है जी 54 पे 4, ये आ गया। उसके बाद 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और फिर 0, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, स्केल के साथ ड्रा कर लेना है। ये स्केल के साथ ड्रा कर लेना है, तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जिसको हमने स्केल के साथ ड्रा करना होता है। लें जी, ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जिसको हमने फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये जो शुरू लास्ट में क्लास ली थी वो इसको ऐसे क्लोज करवाने के लिए ली थी, वरना ये यहाँ से शुरू होना था और ये ऐसे चलते जाना था। ठीक है, उसके बाद इसी को हम दोबारा ड्रा करते हैं। पहली जो फ्रीक्वेंसी थी वो तो 0 आ गई, दूसरी जो है वो हमारी 3 आई थी, फिर 6, फिर 7, फिर 4, फिर 1, फिर 1 और फिर 0। अब जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसको स्केल के साथ ड्रा करना होता है, और जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है उसको हमने ऐसे हाथ के साथ, यानी फ्री हैंड कहते हैं ना जिसको, ऐसे ये। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या फ़र्क है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हमने स्केल के साथ ड्रा करना होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व को हमने ऐसे ही ड्रा करना होता है हाथ के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पीछे मैं बता चुका हूँ, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही उसमें आगे में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको आगे ऐड कर देंगे, इसको आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी 3 के आगे कैसे आएगा, 3 में ये 9 ऐड कर देंगे, फिर 12 में ये 10 ऐड कर देंगे, ऐसे आगे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे। अगर हम देखें तो 0 से 50 और अगली में भी क्या है जी 50 to 100 है, यानी 50 रिपीट हुआ है। तो बच्चों ये मैं आपको पीछे क्लास बाउंड्रीज में बता चुका हूँ, ये 50 इस क्लास में शामिल नहीं होता, यानी अगर इसकी कोई वैल्यू आएगी तो वो नेक्स्ट क्लास में हमने शामिल करने हैं। तो इनको हम क्लास बाउंड्रीज भी कहते हैं जिसमें ये रिपीट हो रहा होता है। अगर हमें 50 को क्लास मार्क में लगाना हुआ तो वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा, पहली वाली में नहीं आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 50 अगर फ्रीक्वेंसी में आएगा तो वो आगे वाली में आएगा, पीछे वाली में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि 0 से 50 वाली क्लास को हम कहते हैं लेस देन 50। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज में इस तरह 0 से 50 वाली को हम कहेंगे लेस देन 100, इसका मतलब है लेस देन 50, लेस देन 100, लेस देन 150, इनको ऐसे भी पढ़ते हैं। तो इस तरह ये जो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम लेस देन भी कहते हैं, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसको हम एक्सक्लूसिव मेथड भी कहते हैं, यानी इसमें अपर क्लास वाली बाउंड्री की वैल्यू शामिल नहीं होती, वो नेक्स्ट क्लास में होती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यही इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझना चाहें तो आप गौर से समझें। आप फ़र्ज़ करें कि ये जो है ना 0 से 50 जो पहली हमने ली है ना क्लास बाउंड्री, उसका मतलब है कि पूरा जो 50 से कम उम्र के जो लोग हैं ना जिनके मतलब डाटा है। ठीक है, तो
यानी समझ लें कि 50 चलें डॉलर अगर हम ले लें, 50 से कम जिनके तनख्वाहें डॉलरों में वो 3 लोग हैं। और फिर आगे अगर हम ये देखें 100 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, गौर से सुनने, 100 से कम डॉलर लेने वाले लोग कितने हैं? 12। ठीक है, यानी जो 50 वाले हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गौर से समझ लें, यानी अगर ये डॉलर्स में तनख्वाह हो तो उसके हिसाब से बताया गया। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बना के ना फिर समझें इसको कि 150 से कम जो तनख्वाह डॉलरों में लेने वाले लोग हैं वो कितने हैं? 22। 200 से कम डॉलरों में तनख्वाह लेने वाले लोग कितने हैं? 30। $250 से कम तनख्वाह लेने वाले लोग कितने हैं? 37। ठीक है, इसलिए जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वाली, इसको हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे आगे ऑगी बनाने में हमारे काम आएगा। ठीक है, ऑगी बिल इसको लेस देन, ठीक है, यानी 50 से कम तनख्वाह लेने वाले लोग कितने? 3। 100 से कम लेने वाले कितने? 12। 150 से कम लेने 22। ऐसी इसकी मोर देन वाली होती है, वो भी हम अभी देखेंगे। ये मैंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएं तो हमारे पास मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक है, उसका तरीकाकार क्या है अब देखें। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका क्या होता है? ये उल्ट बनाई जाती है। ठीक है, यानी नीचे से ऊपर इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, मोर से मुराद क्या है? यानी इसमें हमने लोअर लिमिट को देखना होता है। ठीक है, तो इसमें हमने लो लिमिट को देखना होता है, यानी 0 से 50 में 0 को देखेंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो 0 से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, तो वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, यानी उल्ट चलेंगे अब। यानी अगर हम इसी को लेके चलें तो लोअर लिमिट देखें, 0 से ज़्यादा सैलरी लेने वाले लोग कितने हैं, उसमें सारे आ जाएंगे, क्योंकि 0 तो कोई भी नहीं ले रहा होता ना। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो 50 से 100, अब 50 से ज़्यादा सैलरी वाले लोग कौन से होंगे? उसमें से अब ये 3 निकल जाएंगे, क्योंकि ये 50 से कम वाले हैं उधर से देखें तो। ठीक है, तो ये उल्ट बनाई जाती है। ठीक है, नीचे वाली को ऊपर ऐड, फिर ऊपर ऐड, फिर ऊपर ऐड। ठीक है, और इसको हम मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑगिव आ गया। ऑगिव में ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। दोबारा सुन लें कि जो सिंपल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसमें ऊपर से नीचे करते हैं, उसको हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और जबकि जो नीचे से ऊपर ऐड करेंगे उसको मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। उसका कंसेप्ट दोबारा अच्छे से समझ लें, फिर आपको अगली चीज़ समझ आएगी। यानी मोर देन, लेस देन से मतलब है इसमें हमने अपर लिमिट देखनी है। 50 से कम सैलरी लेने वाले लोग कितने हैं? 4। 100 से कम लेने वाले कितने हैं? 10। यानी ये आगे ऐड करके बनाने हैं। 150 से कम सैलरी लेने वाले लोग कितने हैं? 17। और जब मोर देन बनाना है तो नीचे से आपने ये ऐड कर लेना है, यानी पहली उसमें आगे ऐड करेंगे 6, फिर 6 को 7 में ऐड करेंगे 13, 13 को 6 में ऐड करेंगे 19। अब देखें, 0 से ज़्यादा सैलरी लेने वाले लोग कितने हैं? 23। 50 से ज़्यादा सैलरी लेने वाले लोग कितने? 19। 100 से ऐसे ऐसे, इसमें भी उसी तरह लेस देन 0 और इधर 250 से मोर बना लेनी है ताकि वो गिव क्लोज हो सके। पॉलीगॉन को हम ऑगिव भी कहते हैं, और इसमें हमने लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना होता है अपने पास, और इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पॉलीगॉन भी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट क्लास बाउंड्रीज इज कॉल्ड। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये फ़र्ज़ को हमें वेजेस दी हुई हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो लेस देन और उससे एक मोर वाली ओपन एंड क्लास बना लेनी है ताकि वो ओगिव को क्लोज किया जा सके। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है? पहले जो सिंपल हम जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, पहले वैसे ही इसको आगे वाले में ऐड कर देंगे, यही आ जाएगा। इसको इससे आगे वाले में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। फिर 10 को उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर 17 को उसके आगे वाली में ऐड कर देंगे, और जो मोर देन है उसमें नीचे से ऊपर जाना होता है 1, और फिर ये 1 + 5, ठीक है, और फिर 6 + 7,
तो ये हमने बना लेनी है और फिर इसको ड्रा कैसे करेंगे। इधर हमने अपनी जो ये बाउंड्रीज हैं ये ले लेनी है और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। ठीक है, अब जो पहली है समझो 50 पे 4 है, यहाँ पे 4 पे हमने पॉइंट लगा लेना है, और 50 से जो 100 है 100 पे 6 है, ये वाली देखेंगे। पहली 0 फिर 4 फिर 10 पे 100 पे 10 और फिर 150 पे 17, इधर से 17। ठीक है, फिर 200 पे 22 और फिर 23 और लेस देन में उल्ट चलना है कि जो 23 है वो इधर 0 पे, यानी इसमें हमने मोर देन देखना होता है ना, लोअर लिमिट देखनी। फिर ये 50 पे 19। ठीक है, ऐसे ये लगाएंगे पॉइंट, इनको मिला लेना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसको हम ऑगिव भी कहते हैं या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। ठीक है, जो लेस देन है उसमें अपर बाउंड्रीज को देखेंगे और जो मोर देन है उसमें लोअर बाउंड्रीज की वैल्यूज को देख के इनको हमने ड्रा करना है और फिर इनको स्केल के साथ मिला लेना होता है। तो बाकी तकरीबन हमारा हो चुका है कर्व। अच्छा, इसमें ये होता है कि जहाँ पर ये दोनों काटते हैं उसका परपेंडिकुलर नीचे गिराएं तो वो हमारे पास मीडियन की वैल्यू होती है। इसी तरह इससे हम क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद ये सारा हम पढ़ चुके हैं और लास्ट टॉपिक रह गया। लास्ट टॉपिक है जी हमारे पास स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट्स या स्कैटर डायग्राम क्या होती है, जिसमें हम 2 वेरिएबल को एट अ टाइम यानी कि डील कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास एग्ज़ाम का स्कोर और दूसरी तरफ जो स्टडी आवर्स हैं वो डाटा दिया गया है। तो यानी जिन लोगों ने 0 से 2 घंटे पढ़ा उनकी स्कोर 50 से 60 के दरमियान है। जिन्होंने 2 से 4 घंटे पढ़ा वो अप हो गए, उनकी स्कोर 4 से 6, 6 से 8। ठीक है, तो इस तरह ये पॉजिटिवली स्क्यूड भी कह लो कि बन रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट कर्व भी कह सकते हैं, लीनियर कर्व भी कह सकते हैं, पॉजिटिव लीनियर कर्व भी कहते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्कैटर डायग्राम होता है। दूसरी तरफ हमारे पास होता है बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरह स्टैटिकल टेबल होता है जिसमें 2 वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। बिल्कुल पिछली मिसाल की तरह, एक तरफ स्टडी आवर्स हैं, दूसरी तरफ उनके क्लास यानी जो मार्क्स आए हुए हैं वो दिए गए हैं। तो जिन्होंने 0 से 2 घंटे पढ़ा उनके वो 5 बच्चे हैं जिनके स्कोर इतने आए। 50 से 60 मार्क्स जिनके आए वो 2 हैं। जिनके 60 से 70 यानी 2 घंटे पढ़ने वाले बच्चों के जिनके 80 मार्क्स आए वो 0 हैं। ऐसे ही ठीक है, जिन्होंने 8 से 10 घंटे पढ़ा उनके मार्क्स 50 में किसी के भी नहीं आए, 60 में किसी के भी नहीं आए, और जो 70 हैं वो 9 के आए। और ठीक है, तो ये हमारे पास है बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी। आई होप सारे टॉपिक कवर हो गए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपके पल्ले कुछ पड़ा है, समझ आया है, तो शुक्रगुजार इंसान बना करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें जी समझ आ गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।